नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे अगले आधे घंटे के दौरान। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप लाइंस पर। भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन की शुरुआत आज। सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे कई अफ्रीकी नेता। विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में साझा भागीदारी के लिए होगी चर्चा। नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन। ग्लोबल साउथ के 15 देशों के 30 स्वास्थ्य नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल। भारतीय बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता को अपनाए जाने पर चर्चा। जुलाई के महीने में भारत से निर्यात में हुई बढ़ोतरी। डेयरी और पोल्ट्री के साथ चाय के निर्यात में हुआ इजाफा। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। ऑयल मिल, गारमेंट्स और मसाले का भी बढ़ा निर्यात। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 202 अंकों की बढ़त के साथ 80,627 और निफ्टी 59 अंकों की बढ़त के साथ 24,631 के पार। तो जाना आपने आज की टॉप लाइंस की। अगर बात की जाए, दिल्ली में भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन भी है और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए, लगातार इसको लेकर हम देख रहे हैं जो गतिविधियां चल रही हैं। निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ बाजार की अगर बात की जाए तो फिलहाल बढ़त के साथ यानी हरे निशान के साथ शुरुआत आज हो रही है। और आइए अब खबरें बताते हैं आपको कि हाँ, खासतौर से सबसे पहले अगर हम बात करें 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव की, जो कि आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मेरी सिरिल एडी और लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया केम्पेन-कॉन्ग दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण का लक्ष्य विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका के लिए एक साधन के रूप में काम करना है। तो लगातार वैश्विक स्तर पर देखिए किस तरीके से नई पहचान भारत को मिल रही है और खासतौर से भारत की पहचान लंबे समय से दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी की जाती रही है। हमारी जेनरिक दवाएं मलेरिया, HIV एड्स और TB जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने ये बात नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि चूंकि HIV एड्स के लिए दवाएं देना बहुत महंगा है और यह विकासशील देशों के लिए बोझ बन गया है, इसलिए भारतीय निर्माता आगे आएं और प्रभावी और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाएं। नीति निर्माता फोरम में 15 देशों के नीति निर्माता और दवा नियामक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंडियन फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। ये फोरम 22 अगस्त तक चलेगा। तो ये तमाम वो पहलू जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उस पर उनका असर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था जो है फिलहाल मजबूती की तरफ हमें अक्सर नज़र आती है। फिलहाल कारोबार की अगर बात की जाए, गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं लाल निशान नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 19 अंकों की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 24,640 नज़र आया। साथ ही अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो 202.70 अंकों की बढ़त, हरा निशान नजर आ रहा है सीधे तौर पर। 80,627.38 पर आज शुरुआत हुई है सेंसेक्स की शुरुआती दौर पर। और निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 58.80 अंकों की तेज़ी यहाँ भी नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 24,631.45 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं हरा निशान नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आज के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं हिंडाल्को, श्रीराम फिन, BPCL, टाटा स्टील, LTIM, जहां पे लगातार हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। हिंडाल्को की अगर बात की जाए 4% से अधिक की बढ़ोतरी इसमें फिलहाल देखने को मिल रही है। तो LTIM में भी 2% का है। वहीं अगर बात की जाए जहाँ पे लाल निशान के साथ शुरुआती तौर पर कारोबार अभी फिलहाल नज़र आ रहा है, यानी टॉप लॉसर्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं M&M, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और SBI लाइव, जहाँ पे फिलहाल हम लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कारोबार जगत की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फोकस की।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बैंक के प्रदर्शन के साथ साथ मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को लेकर मंथन हुआ। हालांकि पिछले एक दशक में हुए नीतिगत सुधार से बैंकिंग सेक्टर की मजबूती एक स्थिति जो है वो नजर आ रही है। कभी दबाव में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज मजबूत बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक दशक में बैंकों ने दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें सरकार की नीतियां और निर्णय कारगर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई अहम सुधार किए हैं, जिसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 और 24 में बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2022 और 23 की तुलना में इसमें 35% का इजाफा दर्ज किया गया है। बाजारों से पूंजी जुटाने की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की क्षमता में भी वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व के चुनिंदा बैंकों में भारत के बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। साथ ही वित्तीय प्रदर्शन और प्रौद्योगिक उन्नयन में भी लगातार सुधार दर्ज किया गया है। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्तीय मानदंडों, जमा धनराशि जुटाने, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वित्तीय समावेश के तहत ऋण तक पहुंच और पीएसबी से संबंधित अन्य उभरते मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्लस्टरों में आरआरबी शाखाओं द्वारा सक्रिय आउटरीच पर जोर दिया, ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जाहिर तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात हम करें या जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनको लेकर बैठक भी हुई, समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लेकिन इससे पहले की अगर हम स्थिति की बात करें, जो बैंक्स की परफॉर्मेंस है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले शिशिर जी जानना चाहूँगा, पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, क्योंकि जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो एक अलग स्थिति थी, एक दबाव की स्थिति में नजर आते थे, कैसे उससे उभर कर बाहर आए हैं पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए? देखिए मुकुल, अगर पिछले कुछ समय में देखें, जो आरआरआर की पॉलिसी रही है, मतलब आरआरआर आपको पता है कि ऑस्कर में भी धूम मचाई और जी। बैंकों के लिए भी ये काफी प्रभावी साबित हुआ है। हम्म। जिसमें बेसिकली ये है कि रिकवरी कैसे की जाए, रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, इन सब चीजों पे जोर दिया गया है। तो बैंकों का अब जोर इस बात पर है कि अगर कर्ज दिया जाए तो कर्ज की वसूली भी हो, और उसी का असर आप देखेंगे कि जो उनका एनपीए यानी कि फंसा हुआ कर्ज जिसको हम कहते हैं, जी। वो 0.45 पे आ चुका है। हम्म। तो जब आपका फंसा हुआ कर्ज कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा जो है दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। जी। नहीं तो क्या होता है कि आपको उसका प्रावधान करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में। हम्म। तो इन सब का एक मिला जुला असर है कि बैंकों की कार्यप्रणाली में और खासतौर पर सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में खासा सुधार देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और खासतौर से शिशिर जी, जब हम करते हैं, क्योंकि सुधार की स्थिति है और इस बार वित्त वर्ष के जब आखिरी तौर पर हमने देखा था, आरबीआई की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अब कैसे जो हालात हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। इसमें नीतिगत सुधार जो हैं, रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले जो रिफॉर्म्स की बात है, अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से सरकार बैंकों को पैसा नहीं दे रही है। हम्म। इसको लेकर के दो बातें आती है। कई लोग कहते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। लेकिन इसकी पीछे सोच ये है कि बैंक अपने कार्यप्रणाली में कुछ इस तरीके से सुधार करे कि उन्हें पैसे की जरूरत ही ना पड़े, जिसको हम लोग सरकारी शब्दावली में कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन, यानी कि पुनर्पूंजीकरण। तो पुनर्पूंजीकरण में कमी लाने के पीछे एक बड़ी सोच ये थी कि बैंक अपने पांव पर किस तरह से खड़ा हो सके, और वो हमने पिछले 2 से 3 वर्षों में देखा है। आज के दिन में अगर आप 12 जो हमारे सरकारी बैंक हैं और जो 21 निजी बैंक हैं, इसके अलावा 40 से भी ज्यादा आपके जी विदेशी बैंक हैं, 4 पेमेंट बैंक हैं, बिल्कुल। इन शिशिर जी, सभी यहाँ बैंक। आपको रोकना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं उनको एक और यहाँ जानकारी हम बता दें। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम इस समय 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं और उनकी जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, जो कि 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और आपसी संवाद भी इस दौरान हमने देखा इनका। खासतौर से प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। और हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर देखा जाए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में ये पहली भारत यात्रा है अनवर इब्राहिम की, लेकिन दोनों भारत और मलेशिया के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, व्यापारिक संबंधों की बात की जाए, वो काफ़ी मजबूत। बिल्कुल, और ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट रहेगी उस दिशा के अंदर। इस विजिट का अगर आप कोर कंपोनेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि जो लगभग $20 बिलियन के आसपास का ट्रेड दोनों देशों के बीच में है। दोनों देश इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि $25 बिलियन तक इस ट्रेड टारगेट को लेकर के जाया जा सके अगले साल तक। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं इस बात को मुकुल के लगभग 150 के आसपास कंपनी जो भारतीय कंपनियां हैं वो मलेशिया में बेस्ड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा जो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मलेशियन 70 के आसपास मलेशियन कंपनीज इंडिया में उनके बेसिस हैं, उनके एंटिटीज हैं। तो प्राइमरीली फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, कल ही जो मलेशियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस विजिट के अंदर जो कोऑपरेशन यानी एमओयूज है प्राइमरीली डिजिटल एस्पेक्ट को लेकर के रह सकते हैं, साथ ही योगा को लेकर के, आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर के एक इम्पोर्टेंट जो कोऑपरेशन है वो रहता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर एमओयूज और कोऑपरेशन पर अग्रेसर होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि मलेशिया और इंडिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पिलर जिसको आप कह सकते हैं, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है जहाँ पर इंडिया मलेशिया के बीच में जो एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है। और इंटरेस्टिंगली उसी दिशा के अंदर जो टूरिज्म से रिलेटेड जो एक लाइकली जो अग्रीमेंट है जो कि कल हाई कमिश्नर बता रहे थे वो होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो प्राइमरी फोकस इस बात पर ही रहेगा कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को एक तरह से एनहांस करते हुए यहाँ पर दोनों देश आपको दिखाई दे सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जाएगी उस दिशा के अंदर। बिल्कुल अरुण, और खासतौर से अप्रैल 2023 के बाद हमने देखा था जो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हुआ था, उसके बाद से और कितना जो असर है या मजबूती जो है वो आर्थिक रूप से देखी जा रही है? देखिए, इस बात को हम जानते हैं मुकुल के लगभग 3 मिलियन के आसपास की जो एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है। और भारत और मलेशिया की बात की जाए तो कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी एक तरह से दोनों एंगेज करते हैं, पार्टनर रहते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया आसियान के अंदर इंडिया और मलेशिया दोनों ही देश हैं। साथ ही साथ G20 जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, WTO जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर दोनों ही देश आपस में इनकी साझेदारी रहती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत और मलेशिया दोनों ही एक तरह से विजिट का यूटिलाइजेशन इस बात पर भी करेंगे कि कैसे इसको और व्यापक बनाया जा सके भारत मलेशिया के बायलैटरल रिश्तों को। और जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर हो सकता है लाइकली एग्रीमेंट हो। भारत अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को जो भारत की यूपीआई जो कैपेबिलिटीज हैं, डिजिटल डीपीआई जिसको डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस दिशा के अंदर जो भारत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मलेशिया भी कहीं ना कहीं उसको एक तरह से एक्सेप्ट करता हुआ एनहांस करता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। तो उस बात पर फोकस रहेगा। तो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कैसे आतंकवाद को लगाम लगाई जा सके इस बात पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि इन तमाम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में जहां भारत और मलेशिया एक साथ हैं वो दोनों ही एक सुर के अंदर आतंकवाद को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से उनकी आवाज रहती है। वहीं साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पर कैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक इंक्लूसिव इंडियन ओशन बनाया जा सके उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट विजिट उस मायने में भी रह सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण उस लिहाज से, और जिस तरीके से अगर देखा जाए दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें और ज़्यादा मजबूती ज़ाहिर तौर पर इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद नज़र आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इकोनॉमी टुडे में हम यहाँ वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से भारत के जो बैंक हैं, कैसे जो विश्व के गिने चुने बैंक हैं उसमें उनका नाम अब शुमार हो रहा है। जो कार्यशैली है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और शिशिर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कल ही वित्त मंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें न सिर्फ जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं बल्कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं उनके साथ ये समीक्षा बैठक हुई। किस तरीके से इनकी भूमिका और अहम हो जाती है अर्थव्यवस्था के लिहाज को देखते हुए? देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका काफी अहम इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार हमने ये भी महसूस किया है कि जो वहाँ के स्थानीय जरूरतें हैं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा है, उनके हिसाब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितना बेहतर कार्य कर पाते हैं, उतना जो सरकारी बैंक या निजी बैंक जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो देश में अगर आप देखें तो लगभग 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न जो प्रमुख सरकारी बैंक है उनके तहत सौंपा गया है। और ग्रामीण व्यवस्था में जो वित्तीय समावेशन है या वित्तीय भागीदारी है, वित्तीय समझ है, इनको बढ़ाने में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो हम लोग बैंकों के मामले में आमतौर पे हमारी बातचीत जो सरकारी बैंक, प्रमुख सरकारी बैंक हैं और निजी बैंक हैं उन तक सीमित हो जाती है, और कुछ मामलों में विदेशी बैंकों की। लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था में अगर भागीदारी देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कम नहीं है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम वो भली भांति कर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अब पहले ये मान लिया जाता था कि जो शहरी क्षेत्र के बैंक हैं या जो निजी बैंक हैं वहाँ पर ही तमाम सुविधाएं आपको मिलती थी डिजिटली, लेकिन अब शायद ये तमाम सुविधाएं जो हैं हर बैंक की जो शाखा है वहाँ तक पहुँच रही हैं, ग्रामीण बैंकों तक भी पहुँच रही हैं, और इस पर सरकार का फोकस भी है। बिल्कुल, देखिए, 2 चीजें अगर आपने कल की बैठक की आपने चर्चा की है तो उसमें आपने एक चीज गौर किया कि एक शब्द जो कि खास तौर पर जोर दिया गया वो था साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों उठ रहा है? क्योंकि जब आप CBS यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग की बात करते हैं, जब आप एनीवेयर बैंकिंग की बात करते हैं, एनी ब्रांच बैंकिंग की बात करते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को ये भरोसा दिलाना कि आप जो लेन देन कर रहे हैं वो सुरक्षित है, और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की भूमिका बहुत अहम है। बीते कुछ समय में हमने देखा है कि जिस तरीके से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, उसी तरीके से धोखाधड़ी के मामले भी और नए नए तरीके भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कैसे सुधार कर सके, और इसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपके ग्रामीण इलाके या अर्ध शहरी इलाकों में ज्यादा होती है। तो ये अगर सुधार होता है, जैसा कि इस समीक्षा बैठक में भी चर्चा हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण इलाके में भी डिजिटल बैंकिंग को लेकर के जो समझ है, जो सोच है और जो उसके ऊपर क्रियान्वयन है वो काफी तेजी से देखने को मिले। जी बिल्कुल, और साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि एक कोशिश ये भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो जब बात हम करते हैं ऋण को लेकर, जो लोन की अगर बात की जाए, और जो खासतौर से जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें जिस तरीके की जो गतिविधि हैं उनको और इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है, उस मद में किस तरीके से अब काम होता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहला वो ऋण की बात करेंगे। एक बड़ी चिंता इस समय में है जो पिछले दिनों वित्त मंत्री ने भी जिसको जाहिर किया था,
कि कर्ज देने की रफ्तार के मुकाबले जमा की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है जी। और जमा को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर कल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से आप इनोवेशन लें। और कल एक और रिपोर्ट आई जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है, वो स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट है। वो ये बताती है कि बैंकों में जो टर्म डिपॉजिट है वो लगभग 47% बुजुर्गों का है। जी। यानी कि युवा जो है वो बैंक में पैसा कम रख रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा रख रहे हैं। हम्म। तो जब आप ऋण देने की बात करते हैं, ऋण की रफ्तार देने की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास जमा होना काफी जरूरी है और जमा भी ऐसा होना चाहिए जिसकी लागत कम हो। जी। इस बैठक में और सरकार की सोच और रिजर्व बैंक की ये जो योजना है वो उसी बात पर है कि किस तरह से जमा बढ़े। और दूसरा जो आपका पक्ष था, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, देखिए आजकल हम डीबीटी की बात कर रहे हैं, पैसा सीधे लाभार्थियों को मिले और वहां पर बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और साथ ही जी। साथ एक और बात है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है हम्म। वो इस बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। तो एक तरफ आप ऋण कैसे बढ़ाएं और जी। दूसरी तरफ जो सेवाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इन दोनों का जो एक कार्य योजना है जिस पर सोच कल की बैठक में जिस पर चर्चा हुई। जी बिल्कुल, और काफ़ी सार्थक चर्चा आई है जिसके ज़रिए और ज़्यादा मजबूती जो है आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में मिलती हुई नज़र आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने जो बैंक हैं कैसे पिछले 10 सालों में एक परिवर्तन उनमें देखने को मिला, लगातार रिफॉर्म्स जो हुए हैं और आज के समय में और ज़्यादा मजबूती उनको मिल रही है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में संकेत दिया गया है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान निजी कंपनियों द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2.45 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो वित्त वर्ष 2024 के 1.59 लाख करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पूंजीगत व्यय में बुनियादी ढांचा क्षेत्र सबसे ज्यादा धन आकर्षित कर रहा है। इसमें सड़कें और पुल और बिजली क्षेत्र आगे है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप्स और एमएसएमई से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक्सेलरेटर कार्यक्रम की आरंभिक 9 महीने की अवधि के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के चयनित स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वगति से ऑनलाइन सीखने और व्यक्तिगत सत्रों से लाभ होगा। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर के लिए आवेदन 15 सितंबर 2024 को बंद होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। अशोक कुमार सिंह केरल कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में विदेश में रह रहे भारतीयों ने NRI जमा योजनाओं में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 79% अधिक धन जमा किया है। RBI के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की अप्रैल से जून तिमाही में NRI योजनाओं में आवक 3.95 अरब डॉलर रही है। इसके साथ ही जून में कुल NRI जमा 155.71 अरब डॉलर हो गया। LIC ने हिंदुस्तान कॉपर में 2.09% हिस्सेदारी 447 करोड़ रुपए में बेच दी है। उसने हिंदुस्तान कॉपर के 2 करोड़ से ज्यादा शेयर खुले बाजार में लेन देन के जरिए 221.64 रुपए प्रति शेयर की औसत से कीमत पर बेचे। इस तरह सौदे का कुल मूल्य 446.8 करोड़ रुपए रहा। सेबी ने 2023-24 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 31 मार्च 2024 तक वसूली में मुश्किल के रूप में 807 मामलों की पहचान की गई है। इन पर 76,293 करोड़ रुपया बकाया है। 2023 में 73,287 करोड़ रुपए के 692 मामलों की पहचान की गई थी। कई मामले राज्य की अदालतों, NCLT और NCALT में चल रही कार्रवाई के कारण लंबित हैं। रिलायंस ग्रुप ने IIHL को रिलायंस ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए NCLT में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि ब्रांड रिलायंस का इस्तेमाल करने की अनुमति अंबानी बंधुओं के अलावा किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। NCLT आज इस मामले की सुनवाई करेगा। वित्त वर्ष 22-23 में CSR की बची राशि 5 साल में सबसे अधिक रही। इस दौरान कंपनियों ने 1,475 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। कॉर्पोरेट ट्रैकर PrimeInfobase.com की रिपोर्ट के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान CSR खर्च पर 15,602 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत से निर्यात में जुलाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात 37.3% बढ़ा है। डेयरी और पोल्ट्री में 56.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं ऑयल मिल में 22%, तो गारमेंट्स में 11.8%, जबकि मसालों में 13% और चाय में 21.8% का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर बढ़ा है।
देश में 283 ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में से 39% ने जुलाई 2024 में अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न दिया है। पीएल वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को छोड़कर 5.37% बढ़कर करीब 25,12,846 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जून 2024 में करीब 23,84,728 करोड़ रुपए था।